अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स अकाउंटिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज आखिरी लेसन लेके आपके सामने आए हैं। चैप्टर 22 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपने जो कुछ भी अब तक अकाउंटिंग पढ़ ली है ये उसकी कल्मिनेशन है, उसका समराइजेशन है कि अकाउंटिंग जो आपने पढ़ी है उसकी मदद से हम कुछ फ़ैसले कर सकते हैं, कुछ अंदाज़े लगा सकते हैं कंपनी कैसी जा रही है, क्या हालात हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है वो मुख्तलिफ रेशोज़ के थ्रू निकाली जाती है। रेशोज़ जो हैं या जो भी एनालिसिस है ये टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक है लिक्विडिटी रेशो। याद रहेगा मैंने क्या कहा? प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, टीटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कारोबार कितना प्रॉफिट में जा रहा है, लिक्विडिटी का मतलब कारोबार के पास कैश कितना है। बाज़ औक़ात कारोबार के पास प्रॉफिट तो बहुत होता है, उसने इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर ली होती हैं कि उसके पास अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए कैश नहीं पड़ा होता। ये हो जाता है इन रियल बिजनेसेस के साथ, ये हो जाता है। सुन रही है बात मेरी? कि मैंने अपने बिजनेस में कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने डे टू डे तनख्वाहें निकाल सकूं, तो फिर मुझे उधार लेना पड़ेगा। कुछ टर्म्स थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल वही लिक्विडिटी के हवाले से बात है, वो पैसा होता है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अभी। अभी मेरी जायदाद खरीदी हुई, गाड़ियां खरीदी हुई हैं, ये मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता पैसे के तौर पे। मैंने मशीनरी खरीदी है, वो अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता पैसे के तौर पे। तो मेरा वर्किंग कैपिटल वो है जो मेरी करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये वो है जिसके साथ मैं अभी खेल सकता हूँ। ये पैसे मेरे पास अभी एक्सेस से मौजूद हैं, अभी मैं इनकी मदद से कुछ काम कर सकता हूँ। करंट एसेट्स को ही खाली वर्किंग कैपिटल इसलिए नहीं कहते कि करंट लायबिलिटीज वो हैं जो मुझे अभी देनी ही देनी है। अगर मैंने उसमें से भी कुछ खरीद लिया, अचानक से कहा अरे भाई पता है ये मार्केट में कॉटन बड़ी सस्ती हो गई है, इसकी बेल्स उठा लो, तो जनाब अभी छक्का लगेगा। अब मैं बेल्स उठा लूं उन पैसों की भी जो लायबिलिटी मुझे अभी पे करनी है, तो मैं फंस जाऊंगा। तो वो पैसा जिससे मैं खेल सकता हूँ, जिसको मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ, मूव अराउंड कर सकता हूँ, वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होगा। ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल। कैपिटल ओन्ड का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा बिजनेस अपने ओनर्स को ओ करता है। कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है द टोटल फंड विच आर बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस। तो कुछ टर्म्स ऐसे इन्होंने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जैसे कि दिस में बी कैलकुलेटेड एज ओनर्स कैपिटल प्लस एनी नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल ने अब तक कितना पैसा खर्च किया हुआ है अपने कारोबार में, तो कैपिटल ऐड कर लें और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऐड कर लें, पता चल जाएगा अब तक कितना पैसा खर्च हुआ है इस कारोबार पे। इसकी दूसरी साइड भी है, एसेट की साइड से कर लें, नॉन करंट एसेट्स को और नेट करंट एसेट्स को ऐड कर लें तो पता चल जाएगा कितना पैसा खर्च हुआ है इस कारोबार में। इस कारोबार पे कितना पैसा लगा हुआ है, जिस जो ओनर ने लगाया है वो और जो ओनर ने उधार लिया हुआ है वो, दोनों को मिला लें, पता चल जाएगा कारोबार पे कितना पैसा लगा हुआ है। या टोटल एसेट्स कितनी खड़ी हुई है वो निकाल लें, पता चल जाएगा कारोबार में कितना पैसा लगा हुआ है। तो यूँ मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो उन्होंने थोड़ी सी आपको पहले से बता दी हैं। अ, अब इन्होंने दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी हैं खेलने के लिए आपको। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद हैं। इसके आखिर में मैं आपसे एक मज़ेदार सी एक्टिविटी करवाऊंगा, तो आप लोगों को सबको जो है वो बता देता हूँ अभी अभी। एक एक मुख्तलिफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की ईयर एंड की उनकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लानी होगी। मोटी सी बुक होती है, तो पूरे साल का अहवाल लिखा होता है। यूनिलीवर की ले लें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ले लें, एंग्रो की ले लें, किसी भी बड़ी 2 4 5 कंपनीज की ले लें। हर बच्चा एक एक अलग अलग ले आए।
ठीक है, तो आप ये ले आइए, उसमें उनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनती है वो हम देखेंगे, कैसे कितना क्या स्टाइल होता है आजकल पाकिस्तान में, क्या स्टाइल फॉलो हो रहा है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है पाकिस्तानी स्टाइल आपके ब्रिटिश स्टाइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो वो मैं दिखाऊंगा कि इसमें यहाँ पे क्या चीज़ क्या है, ऐसा क्यों है, उसमें वो रेशियोज कैलकुलेट करके दिखाते हैं खुद ही, फॉर द ईज ऑफ द यूज़र या जो रीडर है, कि आप देखो कि हमारी किस चीज़ का रेशियो कैसा जा रहा है, अपनी कंपनी के प्रोजेक्शंस दिखाते हैं। हाँ, ये सवाल अलग से कीजिएगा, पहले आगे चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक है, हमारे, मैं जिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, इसमें हम कहते थे हमारी रोटी कितनी है बताओ तुम, हमारी रोटी कितनी है। वैसे बाकी कंपनीज में इसको कहते हैं ROI। क्या कहते हैं? ROI। बहुत कॉमन टर्म है, बहुत दफ़ा यूज़ करनी पड़ेगी आपको, इसको आदत बना लें, नॉर्मल कर लें अपने लिए। ROI को इन्होंने ROCE कह दिया है, ठीक है, तो आप लोग वैसे इसको ROCE ही समझें अभी, लेकिन जब आप पाकिस्तान में बिजनेस मार्केट में जाएंगे तो इसको ROI कहते हैं, ठीक है। ROCE क्या है कि कंपनी ने जितना पैसा लगाया है उस पर कितना कमा रही है, कंपनी ने कितना पैसा लगाया उस पर। ये क्या होता है, जैसे मैं कुछ इन्वेस्टर्स के पास गया, मैंने कहा भाई आप मुझे 5 करोड़ दे दें, बहुत फायदा होगा। वो कहेंगे मेरे इस 5 करोड़ पे कितना आएगा सालाना, यही पूछेंगे ना। इसको कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और साथ में वही पूछेंगे कि कितने दिनों में पूरी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो आप कहेंगे भाई 5 साल में मेरा आपका पूरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, इसका मतलब है कि 20% ROI है, विच इज़ वेरी हाई। 20% इज अ हाई ROI। तो ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टर से ले रहे हैं। कंपनी की नजर से देखें तो कंपनी ने जो पैसा लगा दिया है, कंपनी जो पैसा इस बिजनेस पे लगा चुकी है, उसके पैसे के मुकाबले में प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपने कहा पता है मुझे इस साल 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हाँ, अब ये बात समझ में आएगी आपको कि इन रेशियोज का क्या फायदा है। उरूशबाजी मेरे पास आई, सर मुझे 15 करोड़ का फायदा हुआ है, मेरे बिजनेस चमक रहा है, जबरदस्त जा रहा है। मैंने पूछा उरूश बेटा कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया हुआ इन्होंने? इन्होंने कहा मैंने कैपिटल किया हुआ है 20 अरब रुपए। बेटा 20 अरब पे 15 करोड़ का फायदा, तो कुछ भी नहीं कमाया आपने, तो लॉस कर दिया, मतलब एक तरह से इतना सा कमाया। 20 अरब कैपिटल एम्प्लॉय किया, उस पे 15 करोड़, तो जरा निकालिए तो सही, जरा जरा 20 अरब की जीरो पता है कितने होते हैं? 9 जीरो लगा दें बस, नहीं 10 जीरो लगा दें। 20 अरब, 20 अरब। भाई अरब में 9 जीरो होते हैं ना, तो एक जीरो और लगा दें, 20 अरब हो जाएंगे। 10 जीरो लगा दें, और कितना 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, तो 150 मिलियन लगा दें। तो ये ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। जितना प्रॉफिट आया उसको डिवाइड कर दें जितना कैपिटल एम्प्लॉयड था, मल्टीप्लाई बाय 100। 15 करोड़ यानी 150 मिलियन को 20 बिलियन, 15 के आगे 7 जीरो लगा दें, और 20 के आगे 9 जीरो लगा दें, इनटू 100 कर दें। उल्टा कर दिया बेटा आपने, ऊपर वाला डिवाइड ऊपर, छोटी टर्म ऊपर जाती है ना, प्रॉफिट ऊपर जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आएगा। उरूश ने कितना प्रॉफिट कमाया देखें जरा, जल्दी निकालो यार, क्या है, उंगली को काउंट कर। उरूश ने खाली इस साल 0.75%, 1% भी प्रॉफिट नहीं हुआ बेचारी को। बात समझ आई? मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उसके लिए खर्चा कितना किया था, बिजनेस का सेटअप कितना बड़ा है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। खाली अमाउंट ऑफ प्रॉफिट काफी नहीं है बताने के लिए कारोबार कैसा जा रहा है। आप समझ में आई बात? तो खाली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, उसमें देखा कि नेट प्रॉफिट 15 करोड़, वाह यार बड़ी जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहे। भाई पहले रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो देखो कि उसने पैसे कितने लगाए थे जो इतना प्रॉफिट आ रहा है, फिर पता चलेगा कि एक्चुअली बिजनेस सक्सेसफुल है, एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट बिजनेस है। ये समझ में आ गई बात? ओके, ये एक टर्म है, ये याद करनी पड़ेंगी आपको,
ठीक है, दूसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन निकालते हैं, ये देखना कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यार बहुत ज्यादा हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को छोड़ो, हमारे प्रोडक्ट में कितनी जान है, ये बहुत दफा हम जानना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने एक चीज खरीदी 10 रुपए की, बेच दी 20 रुपए की, तो प्रोडक्ट में तो बहुत दम था ना, मतलब 10 से 20 डबल का डिफरेंस है प्रोडक्ट के अंदर। हाँ, मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बड़े आउट ऑफ द वे बढ़ा लिए किसी वजह से, तो मुझे प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ इस दफा, लेकिन अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को अपनी सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना भी चाहता हूं मैं बहुत दफा। ये बात समझ आ रही है? खाली डायरेक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट को अपनी सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना चाहता हूं, हालांकि एक्चुअली मेरे कारोबार की कॉस्ट नहीं थी, कारोबार में एडमिन एक्सपेंस भी आए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट मेरे प्रॉफिट का कितना बड़ा हिस्सा है। तो फिर पता चलेगा ओए होए मैंने इतना बड़ा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है मेरे पास, फिर भी इतना सा प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं, इसका मतलब मेरे एडमिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, मुझे उन पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, ये फैसला करना आसान होता है। तो ये कहलाता है ग्रॉस मार्जिन, जिसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं अपने रेवेन्यू से या सेल्स से, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। पता चला ओहो 50% है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, विच इज वेरी हाई। बाकी आखिर में आपने देखा ओहो नेट प्रॉफिट जो है वो तो मेरा धड़ाम से नीचे आ गया। तो अब आप जो इसका दूसरा रुख लेते हैं उसको बाज़ औक़ात आप नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, बाज़ औक़ात खाली प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं। तो खाली प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू कर लें इन 200, इन दोनों को साथ साथ रखना होता है, ये और ये दोनों साथ साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं हम। इससे क्या पता चलता है कि बिजनेस एफिशिएंट कितना है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव उस मामलात में। ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत आ रहा था, नेट में जाते जाते सब नल हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका मामला गुड्स सेलिंग करने के दौरान फंस गए आप। परचेजिंग में मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा जा रहे थे, सेलिंग में फंस गए। ठीक है, तो बाज़ औक़ात आप कहते हैं मेरा नेट प्रॉफिट बड़ा कम आ रहा है, चेक तो करो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। पता चला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही 5% था। तो भाई प्रोडक्ट ही इतना महंगा पड़ रहा है मुझे बनाने में, तो मैं आगे बेचूंगा कैसे उसको? तो ये बाज़ औक़ात ये भी एंगल होता है। समझ में आई सबब जी? दोबारा बताऊं शुरू से, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि मेरी टोटल जो मैंने सेल्स की है उसका कितने परसेंट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल मैंने 20 का बेचा, 10 का ख़रीदा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% आ जाएगा, विच इज़ गुड। मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला, पता चला वो 2% आ रहा है, तो बाकी सारा कहाँ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में चला गया, विच वॉज बैड। मैं इस पर चेक करूंगा एडमिन कैसे कम करूँ। एकदम मैंने देखा मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन या खाली प्रॉफिट मार्जिन जो आ रहा है वो 2% आ रहा है। मैं कहा ओहो 2% आ रहा था, देखूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाला वो 5% आ रहा था, तो पता चला पीछे से प्रोडक्ट ही महंगा आ रहा है मुझे, तो मैं नीचे एडमिन एक्सपेंस कम करके क्या करूंगा? पीछे से प्रोडक्ट पे काम करना है मुझे। तो यूं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन को साथ साथ रखा जाता है, ताकि उसकी मदद से हम ये फैसला करें कि हमें कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन या परचेजिंग पे फोकस करनी है, या सेलिंग वाले बिजनेस को देखना है कि उसको कुछ कर्टेल किया जाए। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए, ये हमने ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो खत्म, बस इतनी सी बात थी। आरओआई निकाला, ग्रॉस मार्जिन निकाला, प्रॉफिट मार्जिन निकाला, बस। अब आ जाइए लिक्विडिटी रेशोस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डन हो गए, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी का मैंने क्या मतलब बताया था कि मेरे पास कितना लूज कैश अवेलेबल है। हाँ, लूज कैश का मतलब ये हुआ वो पैसे जो मैं अभी आज खर्च कर सकता हूँ, वो कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, और भी दूसरी करंट एसेट्स हो सकती हैं। करंट एसेट का मतलब है जो आजकल में आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो रेशो जो है वो इज टू के साइन से कंपेयर होता है, इज टू। तो एक रेशो लिक्विडिटी में है, इसको कहते हैं करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है? करंट रेशो है करंट एसेट, ये देखें मैंने क्या बनाया, करंट एसेट रेशो करंट लायबिलिटीज, पेज नंबर 370। अच्छा, आपको पता है कि इज टू का साइन का मतलब अपॉन भी हो सकता है।
डेसिमल भी निकाल सकते हैं। मेरे पास एसेट्स हैं 100 मिलियन की, मेरे पास लाइबिलिटीज है 100 मिलियन की, तो रेशो क्या आ गया 1:1, क्योंकि हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे अपॉन में रख के, जो आंसर आएगा वो रेशो आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 100 मिलियन की है 50 मिलियन की है तो 2:1 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि एसेट्स कितनी है मेरे पास, करंट एसेट्स मेरी करंट लाइबिलिटीज के मुकाबले में कितनी है। इससे क्या निकालना चाह रहा हूं मैं एक्चुअली, अपना वर्क डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज निकालते हैं, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो वर्किंग कैपिटल बनता है। तो मेरी करंट एसेट्स मेरी करंट लाइबिलिटी के मुकाबले में कितनी गुना है। अगर बहुत ज्यादा है तो भी अच्छा नहीं है कि खाली पड़े हैं पैसे, तो एम्प्लॉय क्यों नहीं किए हुए, 20 अरब रुपए पड़े हुए हैं करंट एसेट्स में। वो भाई क्या हो गया, कहीं लगाओ ना, कारोबार कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और अगर बहुत कम है रेशो तो भी मसला है। तो आपका करंट रेशो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को कंपेयर करता है। एक और रेशो है जिसको आप कहते हैं एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट की तरह से इसको यूज करते हैं, एसिड टेस्ट। एसिड पेज नंबर 318, ये भी लिक्विडिटी का एक रेशो है। ये एसिड टेस्ट जो है ना, ये करंट रेशो से एक लेवल और आगे चला जाता है। करंट रेशो का मतलब है कि आज के दिन मेरे पास कितने कैश वैश पड़ा हुआ है, कैश, बैंक, इन्वेंट्री वगैरह, और मुझे कितने पैसे पे करने हैं। एसिड टेस्ट क्या करता है, कहता है भाई जो बिल्कुल फौरन निकाल सकते हो ना उसकी बात करो। इन्वेंट्री को भी निकालने में 8-10 दिन 15-20 दिन लग जाते हैं, इन्वेंट्री से कैश कन्वर्ट करने में। आपने कहा ओहो अचानक से एक बंदा आ गया, उसको पैसे देने ही देने, तो फिर आपने बैंक खाली किया खत्म हो गया, कैश खाली किया खत्म किया, अभी भी पैसे और देने हैं, तो आप अपनी एसेट को खाली करो, अपनी इन्वेंट्री को खाली करोगे। लेकिन इन्वेंट्री खाली एक दिन में नहीं होती, उसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो एसिड टेस्ट जो है वो है, वो करंट रेशियो है जो कि लाइबिलिटीज को, अपना इन्वेंट्री को भी निकाला जाता है। तो करंट एसेट्स का रेशियो करंट लाइबिलिटी से है, लेकिन करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस की हुई है। तो अब ये एसिड टेस्ट हो गया। अब ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली सिर्फ वो आ गया कि जो आप अभी के अभी निकाल सकते हो। इन्वेंट्री तो चलो 2-4 दिन 20-25 दिन लग जाएंगे, इसमें से तो आप फौरन पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, एसिड टेस्ट रेशो। अच्छा, साथ में इन्होंने कुछ फिगर्स भी दी हुई हैं, तो वो फिगर्स भी हम ले लेते हैं। वापस पीछे चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो रेशो था, कुछ याद है आपको। ये जो ROI था, कितना आ जाए तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। 10% से ऊपर है, अभी हम जनरल आइडिया दे रहे हैं, इसके आगे पीछे हो सकता है मामला डिपेंडिंग के। ROCE 10% से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है 10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी वापस आ जाएगी। ठीक है, सही है। और 20% हो गया तो मतलब 5 साल में वापस आ जाएगी, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया दे दिया मैंने। ये तो अभी की बात कर रहे हैं ना, ROCE अभी की बात कर रहे हो, तो हर साल अलग निकल सकता है। ठीक है, तो एक तो ये मैंने एक बेसिक आपको फॉर्मूला बता दिया। दूसरा, ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है। ठीक है, दूसरा था ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन या नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। मैंने बताया रिटेल बिजनेस में 1-2% मार्जिन भी चल गया था, डिपेंडिंग के वो बहुत दफा सेल हुई। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मार्जिन ईयर एंड पे कैलकुलेट हुआ है, तो सारी सेल्स मिला के निकाला है, सब घुमा लिया आपने, जितनी दफा घुमाना था घुमा फिरा के, अब जो सेल्स हुई हैं उस पर निकल रहा है ग्रॉस मार्जिन। ऐसा नहीं है कि पहले दिन की सेल्स पे निकाला गया है, ये पूरे साल की सेल्स करने के बाद अब बताइए कितना प्रॉफिट हुआ पूरे साल का। तो पूरे साल का प्रॉफिट जो है वो आप गौर कीजिए कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी से कंपेयर कर लेते हैं।
तो ये वही होगा तकरीबन आपकी प्राइस के ऊपर आप कितना चार्ज कर लें। तो हमेशा आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू है वो आपका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू से ज्यादा आ रहा होगा। नेचुरल सी बात है कि खाली कॉस्ट से कंपेयर किया तो बड़ा प्रॉफिट आ रहा था, जब टोटल कॉस्ट से कंपेयर किया तो वो छोटा हो गया। तो कितना होना चाहिए है, इसकी कोई परसेंटेज में फिगर मौजूद है? ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आखिरकार जो टोटल नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका होना चाहिए वो समवेयर बिटवीन 8, 9, 10, 15 के अराउंड होना चाहिए। कुछ कंपनीज 20% तक भी प्रॉफिट मार्जिन वो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। जब ये बहुत ज़्यादा आप शो करते हैं ना तो आपके कस्टमर नाराज़ होते हैं। अगर आपका फाइनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा होता है तो आपके कस्टमर भी थोड़े से नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि इतना लूट रहे हो यार, आपकी कॉस्ट आ रही है 10 रुपये, आप बेच रहे हो 20 रुपये का, यार ये तो गलत बात है। तो ये भी एक एंगल है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी सारा डेटा पब्लिक करती हैं। तो जब ये डेटा पब्लिक होगा कि ये तो इतने का बना रही है, इतने का बेच रही हैं, तो फिर लोग नाराज होंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आप, प्रॉफिट हमसे कम कीजिए इसको। तो ये भी एंगल है कि 20% तक अगर चले जाएगा या 20% से ऊपर निकलेगा तो फिर पब्लिक में एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि आप इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं, एक्सिबरेंट प्राइस। या तो आप कोई लग्जरी ब्रांड है तो चलो भाई आपने अपना ब्रांड इमेज की वजह से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। वापस ये पीछे से हमने ये रेशो कवर कर लिए। हम अब ज़रा लिक्विडिटी रेशोज़ में देख लें कि कौन सा रेशो कितना होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल रेशो या करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशो या करंट रेशो जो है वो एसेट इज टू लायबिलिटी 2:1 या 1.5:1 अच्छा है। जितने पैसे आज वापस करने हैं उससे कुछ ऊपर ही होना चाहिए वर्किंग कैपिटल ना। ऐसे ही समझ में आ रही है ना बात? अगर पूरा बराबर बराबर हो गया तो फिर भी गड़बड़ है। 1:1 इज नॉट वेरी गुड। ये बात समझ आती है? मेरे पास अभी लिक्विड कैश और लिक्विड लायबिलिटीज बिल्कुल बराबर बराबर है, तो वो तो अभी कभी के अभी मामला खत्म हो जाएगा। करंट कैश और करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, तो थोड़ा सा करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। तो 1.5 से 2 के दरमियान इज ओके। लेकिन अगर 2 से बहुत ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था कि आपने अपने पैसे फालतू पड़े हुए हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, कोई मशीन नहीं खरीदी हुई, कोई गाड़ी नहीं खरीदी हुई, किसी बिजनेस में नहीं लगाए हुए, तो 2 से बड़ा हो जाना जो है वो कैपिटल आपका फारिग पड़ा हुआ है, ये सही नहीं है। और अगर 1 के करीब चला गया है तो गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो आपका एसिड टेस्ट रेशियो है, जिसको आप प्योर लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, वो अगर 1:1 भी है तो भी ठीक है। इवन इससे कुछ कम भी है तब भी चलेगा, क्योंकि अभी आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, आप उससे मैनेज कर लोगे। तो अगर ये 1 से कुछ नीचे भी चले जाता है तब भी ठीक है, लेकिन ये 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 से ऊपर होने का मतलब है कि पैसा फालतू पड़ा हुआ है, इतने पैसे देने हैं सब मिला के इतने पैसे देने, उससे ज्यादा पड़े हुए, प्लस इन्वेंट्री अलग पड़ी हुई है, तो ये आपने पैसे जाया किए हुए। जो एसिड टेस्ट रेशियो है ये 1 से ऊपर नहीं आना चाहिए, और नीचे जा सकता है 1 से, 0.7 से नीचे नहीं जाना चाहिए। 1 से ऊपर आएगा तो इसका मतलब है कि इनएफिशिएंट चल रहे हैं, आप पैसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे। फिर एक और रेशियो है जो कि अभी आपने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये तो पढ़ लिया आपने कि टोटल कितनी की इन्वेंट्री आई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन टोटल आपने सेल्स कितनी की, कितने की कॉस्ट थी उन सेल्स की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको आप कहते हैं, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री निकालने तो आपको पता चल जाता है कि आपकी इन्वेंट्री साल में कितनी दफ़ा घूमती है, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी पूरी तरह समझाई हुई है। इसकी कैलकुलेशन का एक और तरीका है, आपको एवरेज इन्वेंट्री पता हो और आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड करके इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या निकलता है कि आपको की इन्वेंट्री पूरे साल में कितने दिन में के बाद रिप्लेस होती है। दोनों एक ही तरह, दोनों से एक बात मालूम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला वाला फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये आया टोटल निकल के मैंने 10 करोड़ का बेचा और 1 करोड़ की एवरेज इन्वेंट्री थी, तो बताइए मेरा रेशो क्या आएगा, 10:1। ये बात पहले अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर लें। उरूज बाजी 10 करोड़ की टोटल सेल्स थी साल में,
1 करोड़ की इन्वेंट्री मैनेज करता हूं, तो मेरी इन्वेंट्री कितनी दफा घूमती है साल में? 10 दफा। तो हर कितने दिन में इन्वेंट्री घूम जाती है? 365 को 10 से डिवाइड कर लें तो तकरीबन 36 दिन में घूम जाती है इन्वेंट्री, तकरीबन सवा महीने में इन्वेंट्री। इसी को निकालने का एक तरीका ये है कि एवरेज इन्वेंट्री अपॉन सेल्स करें और उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि कितने दिन में इन्वेंट्री घूम रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, ये बता दें चले मुझे। इन्वेंट्री टर्नओवर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा दफा घुमा रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आपको ने 1 करोड़ की सेल की, 1 करोड़ की इन्वेंट्री थी, तो भाई क्या साल में एक दफा ही बेचा आपने सामान? तो अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, साल में मल्टीपल, जितना ज्यादा होगा इतना ही आपका। अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर कम है इसका मतलब है आपकी सेल्स कम होती है, या आप इन्वेंट्री बहुत ज्यादा खरीद के रखे हुए हैं, बहुत इन्वेंट्री खरीदी हुई है आपने, इतनी सेल नहीं है आपकी, या आप बहुत महंगा बेच रहे हैं, या आपकी डिमांड नहीं है, बिजनेस इनएफिशिएंट है। इसी तरह से एक और रेशो है जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। आहा हा, क्या रेशो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तो समझ गए ना आप, साल में घुमाने वाला काम। इसका फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स। आप गौर करें ये क्या फॉर्मूला है, इंटू 365/1 या इंटू 52/1 या इंटू 12/1। एक दिन का निकालना है तो 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप हफ्तेवार निकालना चाहते हैं तो 52 से डिवाइड करते हैं, 52 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं। और अगर आप महीने का निकालना चाहते हैं तो उरूज किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। अगर महीने का निकालना चाहते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे ये समझा दें बस आप खाली कि इससे निकला क्या। चलें, ये आप लोगों की ड्यूटी है, मैं पॉज करता हूं, आप सोच लें, बोलना पड़ेगा। जो क्रेडिट सेल्स है वो तो ये बता रही है कि सारा साल उधार पे कितना बेचा। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ बेचा, अबे 10 करोड़ नहीं बल्कि इसको 10 मिलियन कर लेते हैं आसानी के लिए ना, आपने 10 मिलियन का बेचा। साल के आखिर में पता चला कि पूरा साल 10 मिलियन का सामान जो है हमने उधार पे बेचा। सारे साल के आखिर में जाके अभी जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं, वो 1 मिलियन के रह गए। इसका मतलब है कि 10 मिलियन में से 1 मिलियन के रह गए, बाकी 9 मिलियन वापस आ चुके हैं। तो ये मतलब यूं समझिए कि जितनी ऊपर वाली अमाउंट छोटी होगी इतने ही हम एफिशिएंट होंगे कि अपनी क्रेडिट सेल्स में से कितने पैसे हम साल के साल रिकवर कर लेते हैं और कितने पैसे रिकवर नहीं कर पाते। इस साल के पैसे थे, इस साल ही रिकवर नहीं कर सके, तो ये चांस बढ़ गया किस चीज का कि ये डाउटफुल हो जाएंगे। जब डेट थ्रू आउट द ईयर नहीं बचेगा, डेट थ्रू आउट द ईयर बच जाएगा, इसका मतलब है रिकवर नहीं हो सका इस साल का डेट था, इस साल रिकवर नहीं हो सका, तो चांस बढ़ जाएगा इसके डाउटफुल होने का। इस अमाउंट पे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया जाएगा। टोटल क्रेडिट सेल्स पे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाते ना। टोटल क्रेडिट सेल की थी 10 मिलियन की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे 1 मिलियन, क्योंकि वो अब अकाउंट रिसीवेबल बचा हुआ है हमारा, ऐसे ही है ना। अकाउंट से जितना ये कम होगा, ना हो, जितना ज्यादा आपका ट्रेड रिसीवेबल कम हो, क्रेडिट सेल्स ज्यादा हो, तो ये रेशियो जितना अच्छा होगा उतना ही फायदा है। तो इसको 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है कि हमें अपने कस्टमर से अब पैसे लेने में कितने दिन लग जाते हैं। नॉर्मली कितने दिन में हम पैसे वापस ले लेते हैं। अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम बता सकते हैं कितने महीने में वापस आ जाते हैं हमारे पैसे। और अगर हम इसको 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वीकली पता चल जाता है हमें कितना आ जाता है। बिल्कुल इसका उलट निकाल लीजिए ट्रेड पेबल, कि आपने कितनी टोटल परचेज की क्रेडिट पे, क्रेडिट परचेज, और अब आपको कितने पैसे देने बाकी हैं साल के आखिर में। अब होना क्या चाहिए, ट्रेड पेबल का आंसर बड़ा आना चाहिए छोटा आना चाहिए?
उल्टा आना चाहिए, तो हमारी एफिशिएंसी भी ना हम कितने देर में लोन वापस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम पाकिस्तानी स्टाइल में देखते हैं तो ट्रेड पेबल का आंसर हम चाहते हैं बड़े से बड़ा है। सारा साल जितना खरीदा 1 रुपया भी वापस नहीं किया। पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में अगर देखें, लेकिन आप अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि बिज़नेस कितना एफिशिएंट है, कितना अपने कस्टमर्स का अगर ख्याल करता है तो अपने सप्लायर से ख्याल करता है कि नहीं करता है, फेयर है कि नहीं है बिजनेस। रिसीवेबल का रेशो देखो इतना नीचे 0.001, 1 रुपया भी नहीं छोड़ रहा किसी के पास। और पेबल का रेशियो देखो तो 100%। अब लोन देने वाला भी देख के देगा ना आपको, पेबल का आपके बिजनेस का जो अकाउंट्स हैं वो बैंक भी देख रहा है, जो आपको अगले साल लोन देगा। आपके कस्टमर्स देख रहे हैं जो आपके शेयर्स खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोग देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए है। तो अगर बिजनेस अपने सप्लायर्स को जल्दी जल्दी पे करता है तो बिजनेस की एफिशिएंसी के ऊपर अच्छा निशान पड़ता है। गुड, अच्छा बिजनेस है। हालांकि कारोबारी दिमाग से सोचा जाए तो पेबल्स को ज़्यादा सुकून से वापस करना चाहिए, लेकिन जब आप बिजनेस एफिशिएंसी कंपेयर करें तो दोनों एंड्स पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए दोनों बराबर बराबर लिखे गए हैं। ठीक है। टेकिंग लॉन्गर टू पे सप्लायर्स मींस दैट द बिजनेस कैन यूज द फंड्स फॉर अदर पर्पसेस। आप सप्लायर्स को देर से दे रहे हैं पैसे तो बिजनेस अपना फंड कहीं इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या है? सप्लायर जो है अगली दफा क्रेडिट नहीं देगा। ये नुकसान है ना, अब नहीं दे पैसे सप्लायर को, अगली दफा क्रेडिट नहीं मिलेगा। सप्लायर सामान ही बेचना बंद कर देगा, ये भी हो सकता है। फिर कैश डिस्काउंट्स नहीं मिला करेंगे आपको। कैश डिस्काउंट्स याद है? जल्दी पे करने अर्ली पेमेंट पे कैश डिस्काउंट मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे आपको। रिलेशनशिप सप्लायर से और बैंकर्स से और इस तरह के दूसरे लोगों से आपके खराब होंगे, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा खराब नहीं कर सकते। अब आते हैं हम मज़ेदार से वॉक थ्रू पर, जिसको कि मैं वीडियो में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, और इसको चूंकि वॉक थ्रू है तो उन्होंने खुद से सॉल्व करके दिया हुआ है। तो इंटरेस्टिंगली इसको आप कंपेयर करें, इस वॉक थ्रू को गो थ्रू करें और हर दोनों कंपनीज के रेशियोज निकालें। लेकिन इन रेशियोज को निकालने के बाद जब आप कोई कमेंट्री करेंगे तो उस कमेंट्री के बारे में हम बात करते हैं। आप प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के रेशियोज को निकाल के उनको कंपेयर करेंगे, आपको कुछ आंसर मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि दो कारोबारों को जब आप कंपेयर करते हैं तो इनके डेप्रिसिएशन के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, इनके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसका रेशियो इसके रेशियो से एग्जैक्टली कंपेरेबल ना हो, ऐसा हो सकता है ना। प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो निकाले तो उन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बहुत हाई रखा हुआ है, तो जाहिर है उसका प्रॉफिट भी तो कम आएगा ना। ऐसा होगा ना, डेप्रिसिएशन बड़ी बड़ी काट रहे हैं तो उनका नेट प्रॉफिट छोटा आएगा ना। फिर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कटा हुआ नजर आ रहा हो वहां पे, लेकिन एक्चुअली क्या कारोबार ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? नहीं, कारोबार ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो इसलिए कंपैरिजन के वक्त इन बातों को देख लेना चाहिए कि ये प्योर कंपैरिजन ऐसे होते नहीं है, अनलेस कि आप ये कहें कि जी बिल्कुल सिमिलर फर्म्स हैं, सिमिलर बिजनेस ऑपरेट करती हैं। तो ये थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा कि इनकी पॉलिसीज अलग अलग हो सकती हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनके कारोबार का जनरल माइंडसेट अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी को आप ले जाएं और आप रियल एस्टेट से कंपेयर कर लें। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि लेज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो जो कंज्यूमेबल होती है ना, जल्दी जल्दी इनको मूव, जल्दी जल्दी इनकी सेल्स होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को कंपेयर कर लें आप रियल एस्टेट के बिजनेस से। रियल एस्टेट में एक ऐसे एक बिक गई एक महीने में, दो बिक गई एक महीने में, तो आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये दोनों का जो मोड ऑफ ऑपरेशंस है, दोनों का कारोबार का स्टाइल है, वो इतना मुख्तलिफ है कि इनके रेशियोज को कंपेयर करना लॉजिकल नहीं है। एफएमसीजी को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसको जल्दी जल्दी परचेज करनी है, जल्दी बेचना है, जल्दी परचेज करनी है। रियल एस्टेट वाले को पैसा वर्किंग कैपिटल उठा के रख के करना क्या है? उसको तो सारे के सारे इन्वेस्ट ही करके रखने हैं पैसे। वो खाली कैश निकाल के करेगा क्या? उसकी कौन सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके कौन से लाइबिलिटीज और ये आ रही हैं, उसको तो ज़्यादातर पैसा अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही रखना है।
थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल। तो हो सकता है कि एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल दूसरे कम आ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो ज्यादा अच्छी जा रही हो, क्योंकि उसका नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो। ठीक है, इसी तरह से कारोबार को कंपेयर कर रहे हैं आप, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को कंपेयर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, ये कारोबार ज्यादा प्रॉफिट में है, लेकिन इसके वर्कर्स उससे 10 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑन एन एवरेज। तो ये जो वर्कर्स एक्सपीरियंस है, ये इसमें कहीं आ नहीं रहा, ये इसमें कहीं आप नहीं हिसाब लगा रहे। कारोबार की मार्केट में स्टैंडिंग, लोगों में उसकी अवेयरनेस, उसकी रिकग्निशन, उसकी ब्रांड से लॉयल्टी, बहुत सारी चीजें हैं जो इन रेशियो से नहीं निकल के आएंगी आपके पास। सेम तरह के बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस में वर्कर को 25,000 मिलती है, एक बिजनेस में 35,000 मिलती है, सेम काम करते हैं। इसी तरह से आपने कहा एवरेज इन्वेंट्री को यूज किया आपने इन्वेंट्री टर्नओवर में। इस साल इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनकी इन्वेंट्री का जो एवरेज था वो सही नहीं आया, लेकिन वैसे साल साल का साल सही आता है। तो इसका भी एक मतलब और ये भी हुआ कि ईयर ऑन ईयर करके देखें आप, खाली एक साल का स्टैटिक डेटा निकाल के कंपेयर करेंगे तो शायद सही ना आए। तो पिछले 5 साल से इसके 5 साल को कंपेयर करें, ताकि कि आपके पास बेहतर डेटा आ सके। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट्स अलग अलग हो सकती हैं, तो वो ये भी एक मुश्किल हो जाएगी। आपने जून टू जून कंपेयर किया, उसने जून में फाइनेंशियल ईयर एंड ही नहीं किया था, उसने डेप्रिसिएशन के अमाउंट पास ही नहीं की। डेप्रिसिएशन तो पास होती है ईयर एंड पे, अभी तो मिड से आपने कंपेयर कर लिया, उसने डाउटफुल डेट माइनस ही नहीं किए थे। कभी कभी ये भी होता है कि जो एसेट्स हैं कंपनी की, वो एसेट्स की हिस्टोरिक वैल्यू लिखी हुई होती है, करंट वैल्यू नहीं लिखी होती। मैंने कहा बिल्डिंग खरीदी थी, ये वाली बिल्डिंग 13 लाख रुपए में, वही 13 लाख मेरी एसेट में नजर आ रहे हैं, वो depreciation जबकि आज के दिन इस एसेट की वैल्यू जो है वो 12 करोड़ है। तो असल में मैं कहीं और खड़ा हुआ हूँ, बुक में कुछ और नजर आ रहा है। तो ये भी इशू होता है कि जो कॉस्ट हैं बाज़ वो कंपेयर नहीं होती। अब ये बताइए कि ये जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये जो रेशियोज हैं, कौन इस्तेमाल करता होगा? जैसे एक एक चीज है कि अगर हमारे पास एसेट है तो हमारी मोटर व्हीकल डिप्रिशिएट हो गई 25% से, और हमारी एक और एसेट है वो अप्रिशिएट हो गई 20% से, तो फाइनल बैलेंस शीट पे दो अकाउंट दो बनाएंगे, दो कॉलम बनाएंगे, अप्रिसिएशन का भी डेप्रिसिएशन का भी। रिवैल्यूएशन, हम लोग एक्यूमुलेशन पे डेप्रिसिएशन अलग बनाएंगे और रिवैल्यूएशन भी बनेगा। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन यूज करता है, जरा ये बारी बारी बता दीजिए, शाबाश। इस डेटा को कौन इस्तेमाल करता होगा? जरा मैं माइक ऑन कर लूं, सॉरी, माइक, मेरा माइक ऑन है। या जिनको बेचना है शायद वो। जी उरूज बाजी, पकड़ के ये पकड़िए माइक। जी बताइए, क्या बोला आपने? वो लोग जिनको शेयर्स खरीदने होंगे, जिनको या शेयर खरीदने होंगे वो shareholders। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे, है ना, लिक्विडिटी भी देख लेंगे, इवन टर्नओवर भी देख लेंगे, Turnover भी देखेंगे ना सारी देखेंगे। चीजें कि भाई इस कारोबार में लगाएं कि नहीं लगाएं। ठीक है, और शेयर होल्डर एक बोल दिया आपने, मैं लिखता भी जाता हूँ। 10 है। उसके आप अलावा अपनी तरफ से बताइए ना, उसको ना देखिए, अपना दिमाग चलाइए। शेयर होल्डर, लो सबने ही खोल लिया, मैंने ये कहा तो मैंने बंद अच्छा कर बंद कर दिया। ठीक है, शेयर होल्डर। जी सवाबाजी, और कौन हो सकता है? भी आपने बताया था जो लोन्स जो प्रोवाइड करेंगे। जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक हो गया, सप्लायर हो गया, ये देखेंगे कि बंदा कितने दिनों में वापस कर देता है पैसे। जी, पार्टनर्स। पार्टनर्स शेयर होल्डर्स में ही काउंट हो जाएंगे। और कोई बताइए? बताएं भाई, बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं जिनको कि ये मालूमात चाहिए। सीईओ और मैनेजर्स डे टू डे फैसला करेंगे कि भाई मेरा वर्किंग कैपिटल कम तो नहीं जा रहा, बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है। जो एक्चुअली मैनेजर्स और सीईओज हैं, उनको भी तो डिसीजन लेना है आज के आज ही अपने डेटा को देखते हुए कि हमारा हिसाब किताब ठीक जा रहा है, गलत जा रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर इतना कम। अरे भाई मेहनत करो, सेल्स वालों किधर हो, इधर आओ। तो ये डे टू डे हमारे कामों में भी यूज होता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स में। इंटरनल यूजर्स में इन्होंने लिए मैनेजर्स, ओनर्स, वो लोग जो इस डेटा की मदद से कंपनी के अंदर के फैसले करेंगे। और बाहर के लोगों में पूरी तफसील है जो आप लोग बता रहे हैं, आपने कहा शेयर होल्डर्स, लेंडर्स और बैंक मैनेजर्स। जी अब्दुल्ला भाई। एक तो एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, गवर्नमेंट भी देख रही है भाई इनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस पे कितना टैक्स लगाना है। एम्प्लॉयज देख रहे हैं, हमें बोनस वोनस दे नहीं रहा, खुद देखो चमाचम कमा रहे हैं भाई, दमादम उनके ट्रेड पैसे आ रहे यूनियन हैं। भी चली जाएगी इसमें, ट्रेड यूनियन आ जाएगी। एम्प्लॉयज की जगह। शेयर होल्डर के साथ साथ लॉन्ग टर्म कोई दूसरा बिजनेस खरीदने के लिए कोई आना चाहता है आपका, आप किसी को बिजनेस बेचना चाहते हैं?
नहीं, एक मेंबर्स और हो भी सकते एक हैं, पेरेंट कंपनी भी हो सकती है। भी हो सकती है। और मुबारक हो, मुबारक हो, पेरेंट आज खुशी में सेब आए हैं, कोई ना कोई खुशी तो होगी। जी बोलें बोलें, अगला बताएं। कस्टमर्स नहीं होंगे? कस्टमर बता तो दिया, कस्टमर कहाँ बताया? नहीं बताया। कस्टमर क्यों देखेगा इस डेटा को? क्योंकि भाई ये जो भी मार्जिन कमा रहे हैं ना, ये जो भी कमा रहे हैं इन्हीं के पैसों से कमा रहे हैं, कस्टमर को बेच के ही तो कमा रहे हैं। वही आपने बताया ना कि 10 का पड़ रहा था 20 का बेच रहे, तो कस्टमर ही देख के बताएगा किससे खरीदूंगी कि नहीं। अब ये जो डेटा है, इससे रिलेटेड 4-5 अल्फाज हैं, मैं बता देता हूँ। इस डेटा में ये देख लेना चाहिए कि ये आज का है या 10 साल पुराना है। टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि डेटा पुराना हो या डेटा मिसमैच्ड हो। कॉस्ट आज की निकाली, रेवेन्यू कल का निकाला, कम ये वाली कंपनी का इस साल का निकाला, उस वाली कंपनी का पिछले साल का निकाला, इसका कोविड के ज़माने का निकाल लिया, इसका प्री कोविड का निकाल लिया। टाइम फैक्टर को देख लेना चाहिए डेटा कैलकुलेट करते वक्त। नंबर 2, हिस्टोरिक कॉस्ट तो नहीं निकली हुई कहीं। हिस्टोरिक कॉस्ट के लफ्ज से मतलब समझ में आ गई बात आपको? पुरानी कीमतें लगाई हुई हैं, जबकि अब चीज़ों की कीमतें चेंज हो गई, बढ़ गई या कम हो गई, दोनों केस में। अकाउंटिंग पॉलिसीज देख लें, सेम है हर साल की, ये भी गड़बड़ होती है। पिछले साल डेप्रिसिएशन किसी और स्टाइल से निकाल रहे थे। एक तो ना कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होती है पॉलिसीज, कभी कभी एक ही कंपनी के अंदर भी पॉलिसीज चेंज हो रही होती है, तो आपने जो है वो पॉलिसी चेंज की, रेशोज अलग आ गए, तो इसलिए पिछले कई सालों का निकालना अच्छा रहता है, एक साल का अकेला निकालना ठीक नहीं होता। और डेफिनेशंस का डिफरेंस तो नहीं है, हम किस चीज़ को क्या कहते हैं और ये किसी और चीज़ को कुछ और कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो डेफिनेशंस का डिफरेंस तो नहीं। मनी मेजरमेंट ली हुई है या यूनिट मेजरमेंट ली हुई है, ये देख लो। चीज़ों में नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है, चीज़ों में नंबर ऑफ या मनी की एग्जैक्ट मेजरमेंट है। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकाउंटिंग का कोर्स ख़त्म होता है। लगता है कि हमारे ईस्ट डिपार्टमेंट को पता चल गया, तभी खुशी में सेब आए। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वॉक थ्रू कर लीजिए और फिर छुट्टी कीजिए। अल्लाह हाफिज़। हाँ, जिम ज़रूर ज्वाइन कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, क्योंकि खुश रहने के लिए सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।